अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली एक तरह का पाथवे है जो कि कार्बोहाइड्रेट के यानी कि ग्लूकोज की कन्वर्जन इनटू पायरुवेट को हम बोलते हैं। बेसिकली ये ऑक्सीडेटिव पाथवे है। इसको हम इसके अंदर दो इसकी मेजर फेजेस हैं। एक पे ऑफ फेज होती है और एक इसकी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होती है। बेसिकली ये किस लिए यूज़ होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया, अब ग्लूकोज को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे चलता है और ये सेल के साइटोसोल के अंदर होता है। और इसके अगर हम स्ट्रक्चरल डायग्राम को देखें जो कि पीयू के एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम्स, इसकी स्ट्रक्चरल डायग्राम, इसकी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर हम देखते हैं कि किस तरह एक सेल के साइटोसोल के अंदर जो है यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोसोल वाला पार्ट होता है उसके अंदर ये होता है। टोटल इसके 10 स्टेप्स हैं और सबसे पहले स्टेप में अगर हम देखें तो ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोकाइनेज एक एंजाइम है, ये एक रेगुलेटरी एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ज़्यादा मौजूदगी की वजह से इनहिबिट हो जाता है। इसका एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि अब किस तरह कन्वर्ट करेगा, एक एटीपी आएगी वो इसे तोड़ेगी, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में और यहाँ पे एक फॉस्फेट इसके 6 कार्बन के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। इस तरह ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और ये जो स्टेप है ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है, यानी फर्स्ट स्टेप जो है इसको इरिवर्सिबल स्टेप भी करेंगे और रेगुलेटरी स्टेप भी बोलेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि एक रिवर्सिबल स्टेप है, यानी ये रेगुलेटरी स्टेप नहीं है। यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो होगा फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज। ये आइसोमरेज एंजाइम आएगा और इसको कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और इस तरह यहाँ पे भी यहाँ पे जो है वो फ्रक्टोज 6 यानी कि अब ग्लूकोज का आइसोमरेज एंजाइम की मौजूदगी में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाना। ये जो है एक एंजाइम जो है इसका वो रेगुलेटरी नहीं है और ना ही ये स्टेप रेगुलेटरी है। नेक्स्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहाँ पे एक एटीपी का मॉलिक्यूल फिर ब्रेक डाउन होगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इसका एंजाइम है वो है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और रेगुलेटरी एंजाइम है ये भी। और ये एलोस्टेरिकली सिट्रेट और हाइड्रोजन आयंस और एटीपी वगैरह से इनहिबिट होता है। अब नेक्स्ट इसको स्प्लिटिंग फेस बोलते हैं, जिसके अंदर स्प्लिट हो जाता है फ्रक्टोज ग्लिसरॉल्डिहाइड फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट जो है सेपरेट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये इसका स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। और यहाँ पे जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में टूट जाता है। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है आइसोमेरेज वो ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को भी कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और जो इसको सेपरेट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो है एल्डोलेज। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब ये जो सारे स्टेप हैं ये 2 टाइम्स होंगे, यानी कि जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन था, एसीटोन फॉस्फेट था, वो भी अब इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो गया। तो अब ये भी ये सारे 2-2 दफ़ा स्टेप रिपीट होंगे। यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं आप लोग, या तो इस साइकिल को 2 टाइम्स कंटिन्यू करें। बेस्ट इज़ के मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं, खैर आप 2 दफ़ा भी बना सकते हैं। 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट एक एंजाइम आएगा जो कि क्या करेगा, NAD प्लस को 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट करेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। और इस एंजाइम का नाम है G3 फिर डिहाइड्रोजिनेज जो कि NAD प्लस से NADH में कन्वर्ट कर देगा। यानी अब ये जो फेज शुरू हो गई है वो है पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज। जो ऊपर वाली ये जो फेज थी ये है हमारे पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, और ये दरमियान वाली जो छोटी सी एक फेज़ है ये है स्प्लिटिंग फेज। अब G3P डिहाइड्रोजिनेज इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट के अंदर, और ये NAD प्लस को NADH में चेंज कर देगा। अब जहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे ATP के अंदर, और यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो 3PG काइनेज होगा और ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन करवा देगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। और 3PG म्यूटेज फिर एक एंजाइम आएगा जो कि इसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा। देन यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाएंगे, बिकॉज ये सब स्टेप 2-2 दफ़ा हो रहे हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल भी 2 ही रिलीज़ होंगे। जब रिलीज़ होंगे तो जो एंजाइम यूज़ होगा वो है एनोलेज एंजाइम, और ये कन्वर्ट कर देगा इसको
टू फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। यहाँ पे नेक्स्ट एक एंजाइम आएगा पीईपी काइनेज। ये भी रेगुलेटरी स्टेप है, ये इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल स्टेप नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। पीईपी काइनेज भी एक रेगुलेटरी एंजाइम है, ये 2 एडीपी की मॉलिक्यूल को एटीपी में कन्वर्ट करेगा और देन पायरुवेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल का। जो क्रेब्स साइकिल है उसके अंदर जो ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल है उसके अंदर से एक NADH की फॉर्मेशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाएगी और ये एक कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल CoA के अंदर। अब एसिटाइल CoA जो है वो चला जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और इसका मकसद होता है कि जो NADH और FADH मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन करवाना है एसिटाइल CoA से। बेसिकली एसिटाइल CoA एक ऐसा पाथवे है जो कि हम लिपिड की जब ब्रेक डाउन और डिग्रेडेशन हो रही होती है और प्रोटीन की जब हो रही होती है, एट द एंड हर चीज़ ने एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट होकर क्रेब्स साइकिल के अंदर ये एंटर होना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन हो सके। अब अगर हम देखें एसिटाइल CoA को तो किस तरह कन्वर्ट होगा। पहले ही सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एक ऑक्सैलो एसीटेट के नाम का मॉलिक्यूल होगा। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है और इसके अंदर सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होगा। जो सिट्रेट है ये आगे एकोनाइटेज की मौजूदगी में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। बस सिंपल यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ा है कि यहाँ पे एक OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा और H यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये आइसोसिट्रेट देन आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी के अंदर की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में और यहाँ पे NAD+ और NADH की फॉर्मेशन हो जाएगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में ये अल्फा कीटोग्लूटारेट चेंज हो जाएगा 6 CoA के अंदर। यहाँ पर एक कोएंजाइम A आएगा और यहाँ से NADH से NAD पॉजिटिव से NADH बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक और रिमूव हो जाएगी। अब 6 CoA बन गया और 6 CoA के आगे जो एंजाइम आएगा वो 6 CoA सिंथेज है जो कि जिसमें GTP को कन्वर्ट करेगा और ये GTP नेक्स्ट ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा और इस तरह एक ATP की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। अभी तक 2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई और 2 NADH की फॉर्मेशन हो चुकी है। आगे सक्सिनाइल CoA सिंथेज जो है वो इसको सक्सिनेट में कन्वर्ट कर देगा और जो सक्सिनेट है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा और वो इसको FADH से पॉजिटिव से FADH2 में कन्वर्ट करेगा और देन इसको सक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट कर देगा। जो फ्यूमारेट है वो नेक्स्ट मेलेट में कन्वर्ट होगा फ्यूमारेज एंजाइम की मदद से जिसमें वाटर भी ऐड होगा और मेलेट जो है नेक्स्ट मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होगा। यहाँ पर भी आएगा NADH की फॉर्मेशन होगी। अब इसमें हम एनर्जी प्रोडक्शन की बात करेंगे कि एनर्जी प्रोडक्शन कैसे हो रही, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, कैसे हो रही। तो हमने पढ़ लिया कि ग्लाइकोलिसिस में किस तरह एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है और आगे क्रेब्स साइकिल में किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है मज़ीद। और अब वो कितनी हो रही है उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस में पास 4 ATP बने और 2 NADH बने हैं। लेकिन अगर नेट ATP की प्रोडक्शन करें यानी कि 2 हमारे इन्वेस्ट भी तो हुए थे तो हम 2 ATP और 2 NADH की बात करेंगे। क्रेब्स साइकिल में 3 NADH बने थे, 1 ATP एंड 1 FADH2 बना था। बट क्रेब्स साइकिल 2 दफ़ा चलती बिकॉज 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे, 2 एसिटाइल CoA बने थे और क्रेब्स साइकिल भी 2 दफ़ा चलेगी। तो उस दौरान भी पायरुवेट की कन्वर्जन एसिटाइल CoA के दौरान भी 2 NADH प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट अगर हम 2 दफ़ा क्रेब्स साइकिल की बात करें तो 6 NADH, 2 ATP और 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे हमारे पास। अगर हम टोटल देखें कितने NADH प्रोड्यूस हुए तो हमारे पास टोटल 10 NADH प्रोड्यूस होंगे। 6 ये 2 यहाँ पे और यहाँ पे 2 ग्लाइकोलिसिस में और इस तरह हमारे पास 10 NADH प्रोड्यूस होंगे और हमारे पास ये 2 ATP हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में, 1 ATP हमारे पास 2 ATP हमारे पास बनेगी क्रेब्स साइकिल में एंड देन इस तरह हमारे पास जो बनेगी 4 ATP हमारे पास नेट प्रोडक्शन 4 ATP की आ जाएगी। और अगर हम FADH2 की बात करेंगे तो हमारे पास 2 FADH2 बनेंगे टोटल होल प्रोसेस के अंदर। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस और HMP शंट और ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस को स्टडी करेंगे।